हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्या हाल चाल है सभी लोगों का? बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस कक्षा में। कैसे हैं आप सभी लोग? नीतू जी स्वागत है आपका, कुसुम जी स्वागत है, रागनी जी स्वागत है, सविता जी स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस कक्षा में। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार आप बता दीजिए मुझे। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार मुझे बता दीजिए। और कक्षा को अपने दोस्त यार मित्र के साथ शेयर करते हुए चलिएगा। कम से कम 2-4 लोगों को अगर आप लोग शेयर करते हुए चलेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको हमारी कक्षाएं जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ओके, आज हम लोग बात करेंगे कुछ जो हमारे क्षेत्रीय शक्तियां थी उनके बारे में, यानी उनका जो उदय हुआ। क्योंकि मुगल का जब पतन होता है ना 1707 में, मतलब पतन प्रारंभ होता है, तो बहुत सारी क्षेत्रीय शक्तियां जो है ना वो आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कक्षा में। पिंकी जी स्वागत है आपका, एमिला जी स्वागत है, आयुष जी स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शशि जी स्वागत है, त्रिषा जी स्वागत है आपका। सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हम लोग ना लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें मैं बताऊं आपको 15 क्वेश्चन का मतलब लगभग 60 क्वेश्चन। अच्छे से अगर आपको कॉपी पेन लेके बैठना है तो बैठ जाइए। आज आपका ये 15 क्वेश्चन का इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, चाहे वो क्या नाम है कि आपका और भी मैसूर का युद्ध हो, मराठा का युद्ध हो, सभी चीजों को, आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया करिए थोड़ी बहुत, और बाकी आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। ओके, चलिए आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका। रिंकी जी, मनीषा जी स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। आपको बताना होगा यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, यानी कि एक तरफ आपको घटनाओं के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ आपको अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ आपको एक तरफ घटना, दूसरी तरफ बंगाल का तत्कालीन गवर्नर के बारे में बात किया गया है। आपको बताना है इसके बारे में कि प्लासी का युद्ध, द्वैध शासन, बक्सर का युद्ध या बंगाल का अकाल। आपको इसके बारे में बताना है कि क्या चीजें हो जाएंगी। बताइएगा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 को बताइएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को बताइए कि प्लासी का युद्ध के समय कौन था, और द्वैध शासन जब लागू हुआ था तब कौन था, बक्सर का युद्ध जब हुआ था तब कौन था, और बंगाल का अकाल जब पड़ा था तब कौन था। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ए वायरल जी स्वागत है आपका, सभी का स्वागत है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर पहले का बताइएगा आप सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना होगा आपको कि प्लासी का युद्ध कब होता है। तो प्लासी का युद्ध होता है 1757, आपको पता होना चाहिए। और इस समय वहां पे कौन था अंग्रेजों की तरफ से, तो याद रखिए कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इसका ध्यान दीजिएगा, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये चीज यानी कि पहले का दूसरा, जब पहले का दूसरा आ गया तो यहां पे एलिमिनेट कर लीजिए क्लास को, यानी कि इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। पहले का सिर्फ दूसरा सिर्फ एक में दिया है, यानी कि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आंसर सिर्फ बचेगा बी। ए का दूसरा, बी का 1 और सी का तीसरा, डी का चौथा। ये सीधा सीधा आंसर बचेगा। इसका ध्यान रखिए। इस तरीके से एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसको अपनाया जाता है। ओके, एलिमिनेशन जो मेथड होता है उसको अपनाया जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ए से आप मिला लीजिए, बाकी बी का आपका पहला हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, और सी का आपका तीसरा ही हो जाएगा, और डी का चौथा हो जाएगा। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहां पे पूछा है कि प्लासी का लड़ाई जो हुआ था 1757 में, प्लासी का लड़ाई जो 1757 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे को बताइएगा सभी लोग, बताइएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? प्लासी के युद्ध की। तो प्लासी का जो युद्ध होता है, ना, प्लासी के अगर हम युद्ध की बात करें, अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करें ना, तो ये कब होता है प्लासी का युद्ध? तो ध्यान रखिएगा, ये 23 जून की बात करता है। कब?
1757 की बात करता है, 23 जून 1757 की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा जो उस समय बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और वर्सेस किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अंग्रेज के बीच। किसके बीच? अंग्रेज। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, यही पूछा गया है, तो लॉर्ड क्लाइव ने। किसने किया था नेतृत्व? लॉर्ड क्लाइव ने नेतृत्व किया था, इसका ध्यान दीजिएगा। एक तरह से अगर इस युद्ध की बात करें, एक तरह से अगर इस युद्ध की बात करें, ये तो नाम मात्र का युद्ध था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि आपको पता है दुर्लभ राय, मीर जाफर, फिर उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या है कि जगत सेठ जैसे लोग थे जिन्होंने जो हमारे यहाँ के मुगल बादशाह बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनकी सहायता नहीं किया था, जिसके कारण ये युद्ध हार जाते हैं। ये सिर्फ नाम मात्र का युद्ध था, ये ध्यान दीजिएगा। उस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव जो है ना, क्लाइव जो था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है। और एक चीज और याद रखिएगा, मोहनलाल और मीर मदान, दो लोगों के नाम को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मोहनलाल, 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 मोहनलाल और मीर मदान, मीर मदान, मीर मदान की बात करें तो यही दो ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने बंगाल का सिराजुद्दौला का साथ दिया था। सिराजुद्दौला का इन्हीं दोनों लोगों ने साथ दिया था। बाकी अगर हम बात करें आपको मीर जाफर, मीर जाफर की बात करें, मीर जाफर की बात करें, फिर उसके बाद किसकी बात करें, मीर जाफर हो जाएगा आपका। फिर जगत सेठ की बात करें, जगत सेठ की बात करें, और उसके बाद जगत सेठ, फिर राय दुर्लभ राय की बात करें, राय दुर्लभ राय की बात करें, तो ये लोगों ने किसको, जो हमारे सिराजुद्दौला थे, उनको इन्होंने धोखा दिया था और अंग्रेजों की तरफ जाके मिल गए थे। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर? इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी का? अगर ये पॉइंट क्लियर है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। क्या क्लियर है ये पॉइंट? अभी आपको समझ में आ गया प्लासी के युद्ध के बारे में? प्लासी के युद्ध के बारे में समझ में आ गया आपको कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, कौन से लोगों ने उसमें साथ दिया था? आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्लासी की लड़ाई के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे मीर जाफर जो है ना बंगाल के नवाब बन जाएंगे, बाद में इनको हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मीर कासिम आ जाएंगे। अभी आगे हम बताते हैं। इसका राइट आंसर जो है ना रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। हेक्टर मुनरो की अगर कभी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हेक्टर मुनरो का संबंध 1764 के बक्सर के युद्ध से होता है। अगर वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग कौन था, तो वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू थी ना, उसको समाप्त करने वाला यही था वारेन हेस्टिंग। इसका भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है बक्सर युद्ध, देखिए आ गया बक्सर युद्ध 1764। 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब हम यहां पे बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा। मुझे लगता है खुशबू जी स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। आप लोग बताइएगा इसके बारे में, इसके बारे में बताइए कौन था इसमें। मुझे लगता है कि आपको पता होगा, बट मैं आपको अब यहाँ पे एक चीज को लेके चलूं कि बक्सर का युद्ध कैसे था। देखिए बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें, किसकी? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध की बात करें तो बक्सर का युद्ध की अगर हम बात करें, बताइएगा बक्सर का युद्ध। इसका आंसर बताइए सभी लोग। पहले सी बता रहे हैं सभी लोग, क्या सी बता रहे हैं? बढ़िया, ठीक, सी ठीक है। अगर हम बक्सर की युद्ध की बात करें, इसका सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो युद्ध होता है ये होता है 22 अक्टूबर 1764 में। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में होता है। ये किसके किसके बीच होता है? तो तीन संयुक्त सेना थी। तीन संयुक्त सेना कौन कौन सी थी? तो ये होता है बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल का नवाब उस समय कौन था? तो वो था आपका मीर कासिम। कौन? मीर कासिम था, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, एक चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद अवध के नवाब, अवध के नवाब की बात करें, किसके बारे में? अवध के नवाब की बात करें तो अवध का नवाब उस समय कौन था?
तो शुजाउद्दौला था। शुजाउद्दौला, ध्यान दीजिएगा, शुजाउद्दौला की बात करता है। शुजाउद्दौला ये कौन था? ये था आपका अवध का नवाब। तीसरा जो था मुगल बादशाह कौन था उस समय? उस समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह की अगर हम बात करें तो मुगल बादशाह कौन था आपका? शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था ये कौन था? ये मुगल बादशाह था। और वर्सेस किसके साथ हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हुआ था अंग्रेजों के साथ। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। हेक्टर मुनरो ने, एक मिनट रुकेगा, हेक्टर मुनरो ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। ध्यान दीजिएगा, हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। ओके, हेक्टर मुनरो ने यहाँ पे नेतृत्व किया था, इसका ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना, ये विजयी हो जाते हैं, ये विजयी होते हैं। ये तीनों संयुक्त सेना जो थी ना, ये जो संयुक्त सेना थी, ये जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना ये हार जाती है। संयुक्त सेना जो है ना हार जाती है, ये हार जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कि विन हो जाते हैं, ये लॉस हो जाते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। और यहीं से क्या होता है? यहीं से अंग्रेजों की सत्ता जो है ना, यहाँ पे एक तरह से इन्होंने अपनी सैनिक श्रेष्ठता को ना यहाँ पे प्रदर्शन किया था। इसके पहले जो 1757 का प्लासी का युद्ध था, उसमें इन्होंने कूटनीतिक अपना नेतृत्व का परिचय दिया था, यहाँ पे सैनिक का अपना परिचय दिया। ओके, सैनिक का अपना परिचय दिया, यानी कि सैनिक नेतृत्व का इन्होंने यहाँ पे परिचय दिया था, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दो चीजें होती हैं, इसके बाद दो, यहां पे याद रखिएगा, दो संधि होती है। क्या? दो संधि होती है। यहां पे जो संधि का नाम है, जो पहली संधि है, वो इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि ये कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है, ये होती है आपकी 12 अगस्त, 12 अगस्त 1765 में। ओके, 12 अगस्त 1765 में ये संधि होती है। ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त 1765 में ये संधि होती है। ये किसके साथ होता है? ये ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि। दूसरी संधि की बात करें तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इलाहाबाद की ना, इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। ये किसके साथ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये साथ होता है आपका शुजाउद्दौला। अवध के जो नवाब थे ना, अवध के नवाब जो थे, क्या नाम था उनका? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के साथ क्या होता है? ये संधि होती है। और अगर इसकी बात करें तो इसको 16 अगस्त 1765 लिखिएगा, 16 अगस्त 1765 की बात करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, 16 अगस्त 1765 की बात करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके से क्या नाम है कि ये बक्सर का युद्ध यहाँ पे हो जाता है। क्लियर? हाँ, 12 अगस्त 1965 नहीं, 1965 मत करिए, 1765, 1765 की बात करता है। ओके, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका बक्सर का युद्ध। अब इससे अधिक आपको बक्सर के युद्ध में जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज यहां पे याद रखना है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता जो है ना, वो प्रदर्शित हुई थी, उसका नेतृत्व किया गया था यहां पे एक तरह से। और याद रखिएगा, ये जो संधियां की गई थी, ये संधियां किसके द्वारा की गई थी? तो यहां पे आया था अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव दोबारा आया था। यानी कि जब गवर्नर जनरल बनके, जो बंगाल का गवर्नर बनके ये दोबारा आता है 1765 में। और इसी समय 1765 में द्वैध शासन प्रणाली भी स्टार्ट होती है बंगाल में, ये आपको भी पता होना चाहिए। जैसे द्वैध शासन प्रणाली का मतलब कि यहां पे जो पूंजी वगैरह इकट्ठा करने का जो कार्य था, वो किसका था? तो वो अंग्रेजों ने ले लिया था अपने हाथ में। बाकी जो आंतरिक जो अशांति थी, उसको आंतरिक शांति का नेतृत्व राजा को दे दिया गया था। द्वैध शासन की प्रणाली अगर आपसे कभी बंगाल में पूछे तो 1765 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और 1772 में जाके इसको वारेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ओके, अभी मैं द्वैध शासन के बारे में आपको अच्छी तरीके से चीजों को बताऊंगा, पूरा द्वैध शासन बताऊंगा। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को? देखिए, ये क्लास
अगर हम बात करें ना, आपका कोई भी एग्जाम हो, आपको पता ही होना चाहिए कि ये हिस्ट्री जिसमें आता है सभी में, ये चाहे आप पीसीएस दें कभी, चाहे आपका जो भी एग्जाम होता है जिसमें आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको पता है कि आपके साथ सोशियोलॉजी में भी हिस्ट्री पूछा ही जाता है, तो उसमें आपका ये अच्छे से काम कर जाएगा। कोई भी एग्जाम आप, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप नेट दे रहे होंगे, अभी आपका जो चिकित्सा अधिकारी आया है और बीओ वगैरह का आया है, हम सभी जगह आपको ये पूछा जाता है। ओके, हिस्ट्री पूछा ही जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। यहां पे पूछा है कि बंगाल का द्वैध शासन, देखिए ये द्वैध शासन के बारे में आ गया। बंगाल का द्वैध शासन कब लागू हुआ, यानी कि कब शुरुआत हुई थी इसकी, बताइएगा। द्वैध शासन आसान सा क्वेश्चन है, अभी गलत मत करिएगा। जस्ट लास्ट वाले में मैंने आपको बता दिया है, जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया। और अधिक से अधिक लोगों तक क्या करिए कि जो लोग यहां पे आए हैं ना, मैं कहूंगा कि एक कम से कम 2-4 लोगों को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त यार मित्र के नाते। ओके, अपना छोटा भाई मानते हुए, बड़ा भाई मानते हुए आप इसको शेयर कर सकते हैं, जो भी है जैसा है, तो ताकि थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, मजा आए पढ़ाने में और भी मजा आए। ओके, ताकि लोगों तक पहुंच सके चीजें। बताइएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 को बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को बताइएगा। बाकी सभी लोग लाइक करते हुए चलेंगे क्लास को, बाकी जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। बताइएगा इसका। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, अगर हम बात करें द्वैध शासन की, तो द्वैध शासन में आपको 3 चीजों को ध्यान रखना होता है। ओके, द्वैध शासन, ओके, द्वैध शासन की बात करें हम, अगर द्वैध शासन की बात करें तो इसमें 3 चीजों को याद रखना होता है। ओके, ये द्वैध शासन आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात तो आपसे पूछेगा बंगाल में द्वैध शासन, किसमें, बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। दूसरा पूछेगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, कंपनी में द्वैध शासन, कंपनी में द्वैध शासन, कंपनी में द्वैध शासन, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। ओके, एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। ओके, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें बंगाल में द्वैध शासन, इसको लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1765 में। कब, 1765 में लागू हुआ था। ओके, किसके द्वारा, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ओके, और हम बात करें ये 1772 में ना, 1772 में ये क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। क्या समाप्त कर दिया गया था, किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ओके, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और कंपनी में द्वैध शासन की बात करें तो शायद आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पता होगा। किसके बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पता होगा। पिट्स इंडिया एक्ट में ये लागू हुआ था, इसका भी ध्यान दीजिएगा। कंपनी में द्वैध शासन की बात की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की जो बात की गई थी वो 1919 भारत शासन अधिनियम की बात करता है। कब, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की बात करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो द्वैध शासन में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 1765 से 72 की बात करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मुझे भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्या पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। जैसे कि ना द्वैध का मतलब, देखिए द्वैध का मतलब ना, अब जैसे कि बोल सकते हैं कि कंपनी का जो राजस्व वाला हिस्सा है, कंपनी का जो राजस्व, हाँ वारेन हेस्टिंग की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं ना, जैसे कि जो प्रशासन होता है, पूंजी इकट्ठा होता है, न्याय व्यवस्था होता है, उसको अब अंग्रेज देखेंगे। अब जैसे कि देखिए मैं बता दे रहा हूं, द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है दो लोगों से शासन की बात करता है द्वैध शासन। जैसे अगर हम बात करें द्वैध शासन की, अगर हम बात करें कि एक तरह से बोले कि जो हमारा न्याय प्रशासन होगा, अब देखिए द्वैध शासन की बात ऐसे ही देखिए, न्याय प्रशासन को कौन देखता है, न्याय प्रशासन को कौन देखेगा, वो मान लीजिए एक तरह से उस समय अंग्रेज देखते थे, उस समय अंग्रेज देख रहे हैं। और जो शांति व्यवस्था है, राज्य में शांति व्यवस्था है ना, उसको कौन देखेगा, उसको कौन देखेगा, उसको देखेंगे कौन, जो वहां का नवाबत है। यानी कि एक तरह से बोले सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक अच्छे तरीके से अगर देखें तो सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। ओके, विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। ओके,
सत्ता का विकेंद्रीकरण ही ये मतलब कि द्वैत शासन की बात करता है। मतलब कि एक से अधिक लोग वहां पे क्या है कि अपना नेतृत्व करते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता होगा भारत में ही देख लीजिए, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और क्या नाम है, स्थानीय सरकार है। तीनों अपने स्तर पे क्या है कि प्रशासन चलाती हैं। ओके, वहां पे राजनीतिक जो चीजें हैं वो करती हैं तीनों अपने अपने स्तर पे, यानी कि एक तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण। ओके, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करता है। क्लियर हुआ? हाँ, ओके हो गया। हाँ, सॉरी याद आ गया। चलिए मैं चेंज कर देता हूं अभी अगले पॉइंट से। एक चीज ध्यान दीजिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही द्वैत शासन की बात करता है। क्लियर? हाँ, चेंज कर दे रहा हूं। ओके। हाँ, दोहरी शासन व्यवस्था बोलेंगे, दोहरी शासन व्यवस्था। जैसे कि जो बंगाल का द्वैत शासन था ना, इसमें जो न्याय प्रशासन था और एक तरह से जो क्या नाम है कि जो पूंजी इकट्ठा किया जाता था, और एक तरह से इसका जो कार्यभार था वो कौन संभालता था, वो अंग्रेज लेते थे। यानी कि राजस्व वसूलने का कार्य अंग्रेज करते थे, और वहां पे जो आंतरिक अशांति वगैरह होगी उसका कौन देखेगा, वो राजा नवाब को दे दिया गया था। यानी दो लोगों के क्या है कि हाथों में अब उस क्षेत्र का जो है ना वो नेतृत्व था, उसकी बात करते हैं। दोहरी शासन प्रणाली की बात की जाएगी। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, विकेंद्रीकरण। अरे विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि बंटवारा बोल सकते हैं, बंटवारा। अब जैसे कि अब मान लीजिए कि आप घर पे हैं और आप दो लोग भाई है ना, दो भाई हैं आप लोग। दो भाइयों में आपसे बोला जाए कि आप क्या करेंगे कि घर के जितने भी काम होंगे वो आप संभालेंगे भाई साहब, और आपके जो बड़े भाई या छोटे भाई होंगे उनसे बोलेंगे कि जो रिलेशन के जितने भी आप काम करेंगे वो आपको करना पड़ेगा। यानी कि बाहर के कामों को आप करेंगे, घर की सारी स्थिति को मैं संभालूंगा। इसी को कहते हैं क्या है कि बंटवारा की एक तरह से बोल सकते हैं उसको। क्लियर? विकेंद्रीकरण का मतलब समझ में आया क्या आयुष जी समझ में आया विकेंद्रीकरण? जैसे कि सोचिए ना कि स्थानीय स्तर पे हमारा सरकार कौन है, तो ग्राम पंचायत को बनाया गया है ना, ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पे। अब देखिए, प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायती का होता है, ब्लॉक प्रमुखी होता है, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है कि स्थानीय स्तर पे यहाँ पे राजनीति की चीजें होती हैं। फिर अगर राज्य स्तर पे जाएंगे तो विधान परिषद क्या होता है, ये हमारा राज्य स्तर पे हो जाता है। फिर बात करेंगे केंद्र स्तर पे जाएंगे तो आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो इस तरीके से सत्ता का धीरे धीरे बंटवारे की बात की जाती है। क्लियर? अभी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना? पार्थ जी स्वागत है आपका। सभी क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ क्या? द्वैत शासन क्लियर हुआ सभी को? आगे बढ़ा जाए। कोई बात नहीं, हिस्ट्री कम आती है राजकुमारी जी, हिस्ट्री हम आपको याद करवा देंगे। बस आप लोग अभी तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना। जिस दिन हम यहाँ पे आपको क्या है कि थ्योरी वाली क्लास लेंगे ना, तब आपको एक एक पॉइंट में रटवा दूंगा, वहां पे आप देखेंगे खुद। चलिए बताइएगा। चलिए, यानी कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर ये हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां पे पूछा है कि 1798 की बात कर रहा है। 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, जो सब्सिडरी अलायंस था ना, स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? सबसे पहला भारतीय शासक। सहायक संधि प्रणाली की बात की जा रही है। किसकी? सहायक संधि प्रणाली की बात की जा रही है, इसका ध्यान दीजिएगा। और इसको लागू किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1798 में इसने लागू किया था। इसमें पूछा है कि सबसे पहले भारतीय शासक कौन था जिसने इसको स्वीकार किया? अवध, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। आप सभी को बताना है। धन्यवाद खुशबू जी। बताइएगा, इसका बताइएगा, सभी लोग बताएंगे? ओके। देखिए, अब सोचिए कि सहायक संधि का उद्देश्य क्या था। सहायक संधि का उद्देश्य क्या था? तो ये इसका उद्देश्य सीधा था, इसका उद्देश्य जो है ना वो सीधा था। अंग्रेजी सत्ता है ना, अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता, क्या? अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करना और
अंग्रेजों की सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करना और जो फ्रांसीसी भय है ना, जो फ्रांसीसी भय था ना, फ्रांसीसी भय को दूर करना, फ्रांसीसी भय को दूर करना, ये क्या था? ये इसका उद्देश्य था, जिसमें ये सहायक संधि होता क्या था? इसमें था कि जो यहाँ पे क्षेत्रीय राज्य थे, उनके जो विदेशी मामले होंगे, वो कौन देखेगा? विदेशी मामलों को कौन देखेगा? अंग्रेज देखेंगे। विदेशी मामलों को अंग्रेज देखेंगे। ओके, अंग्रेज देखेंगे। यानी कि जो भी सहायक, ये बंद कर दीजिए ना, जो भी सहायक संधि में क्या है कि सिग्नेचर करेंगे ना, उसका क्या होगा कि वो अंग्रेजों के अनुसार कार्य करेंगे। जैसे कि विदेशी मामलों को बिना उनसे परमिशन के आप उसमें नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो सैलरी देनी होगी वो क्षेत्रीय राज्य को देना होगा, और अगर विदेशों से कोई आक्रमण होता है या कुछ भी आक्रमण होता है तो इनके तरफ से जो है अंग्रेज लड़ेंगे, और पैसा वगैरह उनको क्षेत्रीय राज्य को देना ही होगा। और जो आंतरिक बात होगा, याद रखिएगा, आंतरिक मुद्दे पे कोई भी ये क्या नाम है कि आंतरिक जो मुद्दा होगा ना, आंतरिक मुद्दा होगा, ध्यान रखिएगा, आंतरिक जो मुद्दा होगा वो कंपनी का इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि आंतरिक मुद्दा स्वयं क्षेत्रीय जो राज्य होगा वही देखेगा। ओके, स्वयं क्षेत्रीय राज्य देखेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। बस वैदेशिक जो मामला होगा, जो विदेशी मामला होगा, उस पे कौन कार्य करेगा? उस पे अंग्रेज करेंगे, जो इस पे कार्य करेंगे। सबसे पहले इसमें पूछा है कि सबसे पहले किसने साइन किया था, तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। कब किया था? 1798 में। ओके, 1798 में हैदराबाद के निजाम ने किया था, इसका ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ पॉइंट? हैदराबाद के निजाम क्लियर है। उसके बाद क्या नाम है कि हैदराबाद के निजाम के बाद मैसूर आ जाएगा, फिर तंजौर आ जाएगा, अवध, पेशवा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अवध जो है ना, ये 1801 में करता है। ओके, 1801 में अवध करता है। फिर उसके बाद मैसूर जो है ना, ये 1799 में करता है। जब क्या है कि 1799 में आपको पता है कि आंग्ल मैसूर का जो चौथा युद्ध होता है, उसमें जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो मैसूर पे इनका कब्जा हो जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी का? हाँ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप क्वेश्चन गलत करेंगे। यहां पे पूछा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल व वायसराय, आप लोग इसका आंसर बताइए, तब मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं अच्छे तरीके से। आंसर बताइएगा इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको अच्छे से। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोगों का क्या नाम है कि क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते हुए चलेगा, और कोशिश करिए कि जो लोग पहली बार आए हैं और वो उनको क्या है कि और भी पिछली क्लासेस जो हुई उनको देख सकते हैं, जो एक क्लास ही हुई है उसको देख सकते हैं, और बाकी मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाके आप कभी भी इसको देख सकते हैं। क्लियर? डी बता रहे हैं, लॉर्ड कर्जन। क्या बता रहे हैं आप लोग? डी क्यों बता रहे हो? डी क्यों बता रहे हैं? देखिए, डी नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, लॉर्ड कैनिंग होंगे। यहां पे वायसराय की बात की जा रही है। लॉर्ड कर्जन पहले में कहां आएगा? देखिए, चार चीजें आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। इन चारों चीजों को आप लोग रट लीजिए। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछे आपसे, एक पॉइंट ये पूछेगा, एक पूछेगा आपका बंगाल का, एक आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, एक ये पूछेगा, एक आपसे पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, एक चीज ये पूछेगा, और एक चीज पूछेगा आपसे भारत का प्रथम वायसराय, एक चीज ये पूछेगा। यानी ये चार चीज पूछेंगे आपसे। ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं यहां पे अभी आपको बता ही देता हूं। जो ये हो जाएगा, ये कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव जो है ना, ये क्या होते हैं? ये क्लाइव जो है ना, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर होते हैं।
ओके, क्लाइव ये बंगाल के प्रथम गवर्नर होते हैं और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की बात करता है। ओके, वारेन हेस्टिंग्स की बात करता है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक, ओके, ये कौन था? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जब 1833 की बात आती है, तो मैं आपको बताऊंगा आगे कभी। तो भारत का प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग की बात की जाती है। ओके, लॉर्ड कैनिंग की बात की जाती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक चीज और पूछेगा, वो पूछ सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वही बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, उस हिसाब से तो ध्यान दीजिएगा, अगर उसमें पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम, जो कंपनी की तरफ से अगर पूछेगा, जो वायसराय थे उनको गवर्नर जनरल भी बोला जाता था, जो कंपनी की तरफ से अंतिम थे वो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ओके, इतना चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हाँ, क्लियर है? धन्यवाद। क्लियर है ना? चीजें क्लियर है अभी आपको? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? तो इसका जो हो जाएगा वो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, इसका ध्यान दीजिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग और एक लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं, तो लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग्स में कंफ्यूज मत होइएगा। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं वो आगे अभी आएंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सुगौली की संधि वगैरह जब पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम लोग देखेंगे, जो आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध होता है उसमें देखेंगे। बट वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग आपको एक ही ऑप्शन में मतलब कि मिलेगा, बट याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग। ओके, ये एक ही ऑप्शन में दोनों मिलेगा, याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? बताइएगा, अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी, ये बताइएगा। सभी लोग बताएंगे? बताइएगा। पीडीएफ ओके, मैं बात करता हूं, जैसा होता है आपको बता देता हूं, दे दिया जाएगा। ये पूरा डायरेक्ट क्या है कि यही पीपीटी टाइप का पूरा मिल जाएगा आपको। ओके, हाँ। तीसरा देखिए, अगर हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की, हम दूसरा पेज ले लेते हैं और यहां पे लिखते हैं आपसे ब्लैक पेन से, क्योंकि रेड आपको दिखे नहीं। आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, यानी आंग्ल मैसूर युद्ध का मतलब अंग्रेजों और मैसूर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसकी बात की जाती है। तो इनके मध्य ना 4 युद्ध होता है। कितने युद्ध? 4 युद्ध होता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या दिख रहा है कि नहीं? आप सभी को दिख रहा है? ये पॉइंट दिख रहा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए, क्या दिख रहा है? क्या ये दिख रहा है? पेन दिख रहा है ना? ब्लैक से दिख रहा है कि नहीं? तो यहां पे हम बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो होगा पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध की बात करेंगे। ये कब से बात करेगा? तो 1767 से लेकर 1769 की बात करेगा। ओके, फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो ये कब होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी बात हम करेंगे 1780 से लेकर 1784 के बीच में। ओके, अगर आपसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे, क्या? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे पूछे, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका 1790 से लेकर 1792 तक। ओके, 1790 से लेकर 1792 तक। अगर आपसे चतुर्थ मैसूर युद्ध पूछे, क्या? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें, हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 1799 हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? बताइएगा।
क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको? इतना इतना क्लियर है? इतना इतना क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। क्लियर है? देखिए, अगर हम बात करें प्रथम युद्ध की, अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, क्लियर है? तो ये जो हो जाएगा, जो पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा मद्रास की संधि। किसकी? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि होती है, इसका ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरे की बात बताइएगा, क्लियर है कि नहीं चीजें? चलिए बढ़िया। दूसरा जो हो जाएगा मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि हो जाएगी। ओके। और तीसरा जो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। और चौथा में ये लोग हार जाते हैं। ओके, हार जाते हैं, हार जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे इनका समाप्त हो जाता है, तो कोई संधि की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और ये होता है कब? तो ये होता है 1769 में, ये होता है आपका 1784 में, और ये होता है आपका 1792 में। ये ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट वाला 1799 में तो है ही, इसमें कोई संधि की बात नहीं की गई है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा, एक तो मैसूर में आपको यही चीजें पूछता है, या तो आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पूछेगा, या तो आपसे संधि के बारे में पूछेगा, या तो एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ये बताइए कि किस युद्ध में जो आपके क्या नाम है उनका, अच्छा, टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? कोई बताएगा मुझे? टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? कोई बताएगा? चलिए, ये चार युद्ध याद रखेगा। मद्रास की संधि 1769, 1784, 1792, 1799। कोई बताएगा मुझे? क्लियर? चलिए, आप लोग मुझे बताइएगा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम बताइएगा अभी। ओके, चलिए। अगर अब हम बात करें इसका राइट आंसर की बात करें, तो इसका राइट आंसर श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, मंगलोर की संधि जो है ना, वो 1784 की बात करता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। किसकी बात है? हैदर अली। अब मैं इसलिए पूछा था क्योंकि जो दूसरा मैसूर युद्ध था उसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। किसकी? हैदर अली की ना, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, और उसके बाद 1784 में ये संधि करते हैं मंगलौर की। ओके, मंगलौर की संधि कौन करता है? तो ये टीपू सुल्तान ही करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, टीपू सुल्तान, सुल्तान ही ये संधि करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? हाँ, हैदर अली। क्लियर है पॉइंट? बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है पॉइंट ना? बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। क्लास में मजा तो जरूर आ रहा होगा, मेरा जहां तक अनुमान है। चलिए बताइएगा, यहां पे पूछा है राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जा रही है, बताइएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात की जा रही है, बताइएगा, बताइएगा। क्या बता रहे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, ये ना, हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें तीन चीजें थी। ये अगर हम बात करें तो इसको डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसकी बात कब होती है? तो होती है ये 1848 की। कब की? 1848 की थी। इसमें तीन कैटेगरी में डलहौजी ने राज्य को बांटा था। जो पहला कैटेगरी था उसकी बात है, यानी कि वो राज्य जो क्या नाम है कि पहले से ही विद्यमान है यहाँ पे, यानी कि जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र राज्य जो है, एक तरह से जो स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य जो है ना, ये क्या है कि ये गोद ले सकते थे। गोद ना, यानी कि जो पुत्र गोद ले सकते थे, याद रखिएगा, गोद ले सकते थे। ओके, ले सकते थे। और जो दूसरा राज्य था, अगर दूसरे की हम बात करें, दूसरा राज्य वो राज्य था जो क्या है कि यहाँ पे जो मुगल थे, मुगल के कभी ना कभी मुगल या
मराठों के अंतर्गत आते थे, मराठों के अंतर्गत आते थे, वे राज्य गोद ले सकते थे, पुत्र गोद ले सकते थे, लेकिन उनको परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन परमिशन जरूरी था। क्या? परमिशन अंग्रेजों से जरूरी था। परमिशन अंग्रेजों से जरूरी था। अंग्रेजों से जरूरी था। ओके, जरूरी था। और तीसरे राज्य की बात करें तो वो राज्य जिसको अंग्रेजों ने स्थापित किया था, जिसको अंग्रेजों ने स्थापित किया था, अंग्रेजों ने स्थापित किया था, वो पुत्र गोद नहीं ले सकते थे। वो पुत्र गोद नहीं ले सकते थे। ओके, गोद नहीं ले सकते थे। ओके, ये बात थी तीनों चीजों की। ये तीनों चीजें ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और इसमें क्या होता है कि यानी कि जिनका कोई पुत्र नहीं है वो गोद नहीं ले सकते थे, ऐसे राज्य जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने किया था। दूसरी चीज, इन्होंने दूसरा एक पॉइंट रखा था कि जो कभी ना कभी मुगल के नेतृत्व में थे, मतलब उनके अंतर्गत नियंत्रण में थे वो राज्य, और कभी ना कभी मराठों के नियंत्रण में थे वो राज्य। क्या है कि अगर गोद ले सकते हैं, बट वो उनको हमसे पूछना पड़ेगा, हम बताएंगे कि आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। क्लियर। और इसी के संबंध में इन्होंने क्या है कि जैसे हो जाएगा आपका सतारा हो जाएगा। सबसे पहले सतारा ही था। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ऐसे बहुत सारे। और उसके बाद इसमें झांसी भी आती है। ये सारी चीजें क्या है, इन्होंने क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, इसके तहत इन्होंने अपने में मिला लिया था। डलहौजी ने इसके तहत इसको अपने राज्य में मिला लिया था। इसी को बोलते हैं राजक्षय, हड़प नीति, जप्ती सिद्धांत। ये 1848 की बात है, डलहौजी की बात है। क्लियर है पॉइंट? आपको बहुत टफ लग रहा है? कोई बात नहीं, टफ लगने दीजिए खुशबू जी। आपको मैं बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे, यानी कि मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको सोचिए ना, आपको एक क्वेश्चन, अभी आपने इसको कभी पढ़ा नहीं है जिसकी वजह से आपको ऐसी दिक्कत आ रही है। आप सोचिए, जब मैंने आपका पहला इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तो आपको मैंने क्या क्या चीजों को बता दिया था। अगर उन चीजों को आप क्या है कैटेगरी वाइज इसको बांट के पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। अभी तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। और भी राज्य थे जैसे कि बघाट वगैरह हो जाएगा, इसमें बघाट, उदयपुर, अवध, ये सारी चीजें भी इसमें थी, ये भी ध्यान रखिएगा। बट मैं अभी इतना ही बता रहा हूं, बाकी ये चीजें रहेंगी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? क्या हस्ताक्षर किया? हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने, मैसूर के राजा ने, बंगाल के नवाब ने। आपको बताना है कि किसने क्या नाम है कि सहायक संधि प्रणाली पे हस्ताक्षर किया था, बताइएगा। हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना ही चाहिए, हिस्ट्री। चलिए बताइएगा, इसको बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें इसकी तो हैदराबाद, मैसूर, अवध, क्या हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा बोल सकते हैं। ओके, मराठा, ये सारी चीजें। ओके, अवध, मराठा हो जाएगा। तंजौर, मराठा मतलब पेशवा हो जाएगा, पेशवा जो थे। सिंधिया, ये सारे लोगों ने क्या किया था? सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया था। इसमें हैदराबाद जो था सबसे पहले था, आपको पता होना चाहिए, 1798 की बात करता है। अवध की बात करें तो अवध जो था ये 1801 की बात करता है। मैसूर की बात करें तो मैसूर जो था आपका वो 1799 की बात करता है। ओके, ये मैसूर भी इसमें होगा। इसमें जो बंगाल का नवाब था ये नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। चौथा ऑप्शन जो है ना ये नहीं था, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। तो इस वजह से आंसर जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? ओके, धन्यवाद आयुष जी, धन्यवाद सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारी सबसे बड़ी जीत तो यहीं पे होती है जब आप लोगों को समझ में आता है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं किस तरीके से चीजों को बताऊं कि आपको समझ में आ जाए। और मैं सबसे पहली बात तो
इस तरीके से मैं अपने आप को उसमें क्या है कि पढ़ता हूं ना कि चीजों को पहले हमको अगर समझ में आ जा रही है कि हाँ, अगर चौतरफा तरीके से मुझे समझ में आ रही है तो हम कैसे किस तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, वही हमारा तरीका है थोड़ा सा। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताना है आपको। जो सिख गुरु थे ना, उनका कालानुक्रम बताना है आप सभी को। सिख गुरुओं का कालानुक्रम बताना है। 9 का क्या बता रहे हैं आप लोग? हाँ, 9 का डी सही है। 9 का डी सही है, बताइए बताइएगा। ये तो मैं आपको पहले ही दिन बता दिया हूं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? प्रीति जी। हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या हिस्ट्री जो है ना, मैं आपको इंटरेस्ट उसमें जगा दूंगा। आपका हो या ना हो, मैं आपको उसमें जगा दूंगा। गुड मॉर्निंग युवराज जी, गुड मॉर्निंग। बताइएगा इसका। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिख धर्म के बारे में। थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिख जो धर्म था ना, सिख धर्म, ओके, सिख धर्म की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो नींव रखी गई थी, वो रखी गई थी किसके द्वारा? गुरु नानक देव के। गुरु नानक देव के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। कहां पे? पंजाब में रखी गई थी, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, इसमें कितने गुरु हुए? इसमें 10 गुरु हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें 10 गुरु हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपसे कभी पूछे तो पहले नंबर पे आप गुरु नानक लगाएंगे। गुरु नानक। फिर गुरु अंगद के बारे में बताएंगे, गुरु अंगद। ओके, फिर उसके बाद गुरु आरामदास होंगे ना, गुरु आरामदास के बारे में बताएंगे, गुरु आरामदास। फिर उसके बाद गुरु रामदास की बात करेंगे, रामदास। ओके, रामदास की बात करेंगे। फिर गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे, अर्जुन देव की बात करेंगे। ओके, गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हाँ, गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे। फिर हर गोविंद की बात करेंगे। छठवां जो हो जाएगा हर गोविंद की बात करेंगे। ओके, हर गोविंद की बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर 7वें की अगर हम बात करेंगे, 5वां 6वां हो गया, 7वां आपका हो जाएगा हर राय हो जाएगा। फिर हर किशन हो जाएगा 8वां, हर किशन की बात करते हैं, हर किशन की बात करेंगे। फिर 9वां बात करेंगे कि क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। 9वां जो था गुरु तेग बहादुर की बात करेंगे, तेग बहादुर। ओके, इसका ध्यान दीजिएगा। और 10वें की बात करें तो 10वां क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा 10वें नंबर का क्या हो जाएगा? क्या बताइएगा 10वें नंबर का क्या हो जाएगा? आप सभी लोग बताइएगा 10वें नंबर का कौन गुरु होगा, ये बताइएगा आप सभी लोग बताइएगा। 10वें नंबर का गुरु कौन होगा? कोई मुझे बताए 10वें नंबर का। हाँ, इसमें याद करना पड़ेगा, बस मैं आपको याद करवा दूंगा। इसमें 10वें नंबर का बताइएगा। मैं आपको बता रहा हूं 10वें नंबर के गुरु के बारे में बताइएगा। कोई बता सकता है? अरे अच्छा खासा आप सनी देओल की मूवी गदर देखते ही हैं। उन्होंने सिख के बारे में क्या मतलब बताइए ना। हाँ, बहुत बढ़िया, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, गुरु गोविंद सिंह। ओके, गोविंद सिंह की बात की गई है। ओके, गोविंद सिंह की बात की गई, गुरु गोविंद सिंह। ओके, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आपसे कुछ चीज पूछे तो एक गुरु के नाम को याद रखिएगा। उनका नाम है 5वें नंबर का। कहां पे है 5वें नंबर का? ये गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें, किसकी? गुरु अर्जुन देव। ये गुरु अर्जुन देव कौन थे? आपको शायद एक व्यक्ति का नाम पता होगा, उसका नाम था खुसरो के बारे में जानते होंगे शायद। ये खुसरो था कौन? तो ये अकबर का पुत्र था। कौन? खुसरो। और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, जिसके कारण खुसरो का एक भाई था जिसका नाम था जहांगीर। क्या था? जहांगीर इसका नाम था। और इसने क्या किया था? इनको क्या है कि मृत्यु दंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया गया था।
मृत्यु दंड दिया था, ये याद रखिएगा। ओके, मृत्यु दंड दे दिया गया था, इसका ध्यान दीजिएगा। किसने दिया था? जहांगीर ने। किसको? गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को इन्होंने दिया था। हाँ, खुसरो, बहुत बढ़िया, खुसरो को उसकी बात की जा रही है, खुसरो की बात की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। वो बात 1606 की है। ओके, 1606 की बात की जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये 1606 की बात की जाती है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एक गुरुजी और हैं, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की बात अगर हम करें तो गुरु तेग बहादुर कौन है? तो गुरु तेग बहादुर ऐसे गुरु हैं, यानी कि इनको औरंगजेब ने ना इनको हत्या की सजा, यानी इनकी हत्या करवा दिया था। क्यों? क्योंकि इनसे बोला गया था कि आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार करिए, इन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर को किसने? औरंगजेब ने इनको हत्या करवा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्लियर है पॉइंट? आप सभी लोग बताइए, क्लियर है? बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? सिख धर्म के बारे में आप लोग जान गए कि सिख के जो 10 गुरु है कौन कौन है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म की नींव कब किसने पढ़ाई थी, तो इसकी जो नींव रखी गई थी गुरु नानक देव ने रखा था। तो गुरु नानक देव की बात अगर हम बात करें तो गुरु नानक देव के बाद यहाँ पे आते हैं गुरु अंगद। ये अंगद की बात है, गुरु अंगद की बात की जाती है। यानी कि 10 गुरु होते हैं इसमें। पहला जो है गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, फिर छठवें हर गोविंद, सतवां हर राय, आठवां हर किशन और नौवां कौन हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर और 10वां गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु कौन होते हैं? ये सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनकी बात की जाती है। क्या क्लियर है आप सभी को ये पॉइंट? क्या क्लियर है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है, जाइए शादी में एंजॉय करिए, कोई बात नहीं खुशबू। चलिए बताइए, जैसे अगर आपसे कभी पूछे आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने ही किया था, अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने किया था। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना जो है ना इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1604 में किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, 1604 में किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। इतने चीज के बारे में आप, मुझे लगता है कि सिख धर्म के बारे में आप समझ गए होंगे। यानी कि अब आप याद रखिए, इसमें पूछा है गुरु नानक, गुरु अंगद, यानी कि गुरु नानक गुरु अंगद किसमें है? तो ये दूसरा जो है, ये वाला, ये आप लोग तो सी लगा ही रहे थे, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो सी हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको इस तरीके से मैं बताऊंगा आपको ना, एक एक, चाहे अमृतसर की स्थापना की बात हो, चाहे स्वर्ण मंदिर की स्थापना की बात हो, चाहे जो ये लंगर जो लगता है ना, लंगर का मतलब जो एक तरह से बोल सकते हैं, जो जगह जगह लंगर पूड़ी सब्जी बटती है उसकी बात की जा रही है। भंडारा, जो अपने यहाँ इलाहाबाद में भंडारा बोलते हैं, तो उसकी बात की जा रही है। उसकी शुरुआत कब होती है, इतने अच्छे तरीके से हम बताएंगे। ये 10 के 10 गुरु आपके जुबानों पे होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ओके, क्लियर है? हाँ, बढ़िया, क्लियर है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, चलिए, सुगौली की संधि के बारे में बात पूछा है। सुगौली की संधि के बारे में पूछता है, बताइएगा सुगौली की संधि किनके बीच हुआ था? अगर हम बात करेंगे सुगौली की संधि, एक बार हमको बताइएगा, एक बार मुझे बताइएगा कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। आप सभी को बताना है इसके बारे में, बताइएगा। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सुगौली की संधि बताइएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे मैंने बताया था अभी आपको एक जगह, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो बताया था मैंने। बताइएगा, देखते हैं किसका किसका राइट आंसर होता है। बताइएगा सभी लोग, नीतू जी, मीनाक्षी जी, सभी लोग बताइएगा। सी में जा रहे हो? अवध की बता, सुगौली की संधि भाई, देखिए सुगौली की संधि होती है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। किसके मध्य? नेपाल के मध्य होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कब होता है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है एक। क्या? आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है एक। और ये होता कब है? तो ये होता है आपका 1814 से लेकर 1816 के बीच में। ओके, 1814 से 1816 के बीच में नेपाल युद्ध होता है। उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को याद रखिएगा। ओके, लॉर्ड हेस्टिंग्स को याद रखिएगा। मैंने बोला था अभी ना आपको, लॉर्ड हेस्टिंग और वारेन हेस्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को याद रखिएगा। इन्होंने क्या है कि यहाँ पे 1816 में ना सुगौली की संधि होती है। ओके, सुगौली की संधि,
सुगौली की संधि की बात की जाती है। सुगौली की संधि की बात की जाती है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोगों के। सुगौली की संधि की बात की जाती है, 1816 की बात की जाती है, यह ध्यान दीजिएगा। इसके तहत ना, इसके तहत जो है कि आपके इसके बहुत सारे क्षेत्र जो है, जैसे कि गढ़वाल और कुमाऊं वाला जिला जो ना, गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं जिला जो है ना, वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वो आ जाता है आपका अंग्रेजों के अंतर्गत। आपको पता है कि हमेशा नेपाल क्यों ये बोलता है कि काला पानी और ये क्या नाम है कि नैनीताल, उसके बाद पिथौरागढ़ मेरा क्यों है? ये इसी संधि के तहत बोलता है, क्योंकि जो नैनी वगैरह ताल था ना, नैनीताल हो गया आपका, ये सब सारी चीजें जो जगह हैं उत्तराखंड की मेन वो किसकी थी? तो नेपाल की ही थी। 1816 में जब अंग्रेजों के साथ सुगौली की संधि हुई थी, उसके तहत ये भारत का हिस्सा बन गया था। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अभी समझ में आया आपको? अगर आपसे कभी कोई पूछे ना कि नैनीताल वगैरह ये, तो शुरुआत में 1816 के पहले जब आप जाएंगे तो ये नेपाल का ही हिस्सा था। बाद में हम लोगों ने इसको 1816 में अंग्रेजों के साथ संधि हुई, उसके बाद ले लिया। तो उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो भी है। अभी बार बार आप लोग देखते होंगे कि उत्तराखंड के कुछ हिस्से को क्या नाम है कि नेपाल अपने अंतर्गत जोड़ लेता है। तो जैसे पिथौरागढ़ वगैरह है, तो याद रखिएगा वो इसी संधि को नहीं मानता है, फिर बोलता है कि मैं इसको नहीं मानूंगा, ये तो अंग्रेजों के साथ किया गया था। क्लियर है? हाँ, आराम। अच्छा, अमरदास लिख दिया क्या हमने? हाँ, अमरदास लिख दिया है क्या? क्या? हाँ, आरामदास, आरामदास की बात की जा रही है। अमरदास, वही अमरदास तीसरा, अमरदास, आरामदास लिख दिया क्या? अमरदास की बात की जा रही है, वही वही अमरदास की बात ही की जा रही है, वो गलती इसलिए अमरदास की बात की जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा। अमरदास है, अमरदास, आरामदास नहीं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, ये समझ में आया आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ, वही था, क्या नाम है आपका? युवराज जी, वही था। ओके, चलिए बताइए, क्लियर हुआ? जैसे कि आपको पता ना, आपने उसके बारे में देखा होगा, शिमला के बारे में सुना होगा, उसके बाद मसूरी के बारे में सुना होगा, नैनीताल के बारे में सुना होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश का और उत्तराखंड वाला जो चीजें हैं, वो अधिकतर चीजें इन्हीं की ही थी। किसकी? नेपाल की। 1816 से पहले सुगौली की संधि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखिएगा, ये नेपाल के साथ होता है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे पूछा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु में कि मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वांडीवास में, आपको बताना है इसके मृत्यु के बारे में। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में ही बताना है आप सभी को कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, ये आप सभी को बताना है। बताइएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बारे में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बताइएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अभी तो हमने बता दिया आपको कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो कब होता है? तो 1767 लेकर 1769 के बीच में होता है। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो कब होता है? तो 1780 से लेकर 1784 के बीच में होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से लेकर 92 के बीच होता है। जो चौथे की बात करें तो चौथा जो होता है 1799 में होता है। और ये श्रीरंगपट्टनम वाला स्थान जो है ना, वहां पे इसके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मद्रास की संधि के बारे में याद रखना है, 1769 के बारे में। 1784 का जो आपका मंगलौर की संधि थी उसके बारे में याद रखना है। उसके बाद आपका 1792 का श्रीरंगपट्टनम वाली संधि भी याद रखनी है। आपको यह भी याद रखना होगा जो दूसरा वाला क्या नाम है कि संधि था 1784 वाला मंगलौर की संधि, वो किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने ही किया था, क्योंकि 1782 में आपका हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 1792 वाली जो संधि थी उसको भी श्रीरंगपट्टनम वाली, उसको भी टीपू सुल्तान ने भी किया था। 1799 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जो पहली संधि थी यानी कि मद्रास की संधि 1769 की, वो हैदर अली ने किया था। क्लियर? वो हैदर अली ने किया था। हाँ, वो हैदर अली ने किया था। क्लियर हुआ? क्लियर है पॉइंट? क्या पॉइंट ये क्लियर हुआ आप सभी का? क्लियर है? इसका जो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की बात करता है, ऑप्शन सी। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बार बार रिवीजन से क्या है ना कि मैं याद करवा दूंगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बताइएगा, प्लासी युद्ध जो है ना 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि इसका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था। क्यों? इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया।
इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। अगर आप लोगों ने शुरू से हमारी क्लास को अच्छे से ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन को हल करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है, ये मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस अपने आप को किए होंगे तो ये इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। अगर आपने कॉमन सेंस लगाया, दिमाग लगाया तो ये सही हो जाएगा। फ्रेंच शक्ति का अंत कब हुआ था बताइएगा? इसके हुआ था, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। फिर एडमिरल वाटसन जो है ना, कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघात जो है ना वो मारे गए थे। आपको बताना है इसका राइट आंसर, आपको बताना है इसका राइट आंसर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद नीतू जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मेरा उम्मीद है, मुझे कोशिश क्या है कि मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को समझ में आए। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बताना है। इसका आपको मुझे अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि आपको बता लेना चाहिए। इसका आंसर गलत मत करिएगा, ओके? क्योंकि मैंने अभी जो 12 क्वेश्चन कराया ना, और प्लासी का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कराया था वो मैं आपको यहाँ पे बताया था, इसके बारे में अच्छे से बताइएगा। गुड मॉर्निंग नीलम जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया करिए। दूसरी चीज, आप ना जब क्लास एंड हो जाती है, जब ये क्लास रिकॉर्डेड अवस्था में उपलब्ध रहता है यूट्यूब पे, तो वहां पे आप कमेंट जरूर कर दिया करिए, क्योंकि उस कमेंट को देखने के बाद और भी लोग क्या है कि हमारी तरह यहाँ पे क्लास को देखने आएंगे, उनको भी मदद मिल जाएगी और हमको खुद प्रोत्साहन मिलता है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ओके, बस इतना सा आपसे निवेदन है, आप ये कर दीजिएगा। चलिए बताइए, बताइएगा। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर? डी बता रहे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। ये डी क्यों बता रहे हो भाई? सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघात मारे गए थे, ये तो आंसर ही नहीं होना चाहिए ना। विश्वासघात कैसे मारे जाए? ये तो विश्वासघात के कारण ही तो सिराजुद्दौला हार गए थे। इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। 1700 जो क्या नाम है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है और 1760 का जो वांडीवास का युद्ध होता है उसमें फ्रेंच समाप्त हुआ था। ये क्वेश्चन होना चाहिए था आंसर ये, ओके? इसमें एडमिरल वाटसन क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। कहां, अंग्रेज तो जीत गए थे ना, ये कैसे हो जाएगा? मैंने बताया था बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि एक तरह से एक कूटनीतिक इनकी विजय थी, जिसके कारण अब उसके बाद ये संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। उसके बाद ही तो क्या नाम, अब देखिए, इन्होंने प्लासी को जीता, यानी कि बंगाल पे अधिकार कर लिया एक तरह से। तो बंगाल पे अधिकार करने के कारण होता क्या है, इनको एक तरह से पूंजी पैसा मिल गया वहां पे, और इनके अंदर थोड़ा सा क्या है कि करेज आया, प्रोत्साहन मिला इनको कि हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे अब आगे 1764 का युद्ध होता है, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, फिर आंग्ल मराठा युद्ध होता है, आंग्ल सिख युद्ध होता है, जो इसके क्षेत्र क्या नाम है कि विदेशी राज्य थे जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, इनके साथ म्यांमार, इनके साथ युद्ध होता है। तो वहां पे ये विजयी होते हैं ना। तो धीरे धीरे जो शुरुआत हुआ था वो 1757 से ही हुआ था। अगर आप कभी पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में, कभी आप मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो सीधा सीधा बताता है कि अंग्रेजों को जो स्थिति है वो 1757 के बाद से जो है ना वो चीजें बेहतर होती हुई चली गई। 1757 के बाद से प्लासी के युद्ध से बाद ही जो चीजें जो है ना वो अंग्रेजों के हित में चली गई, क्योंकि 1759 में आपको पता है वेदरा के युद्ध में डच गायब हो चुके थे। 1760 के वांडीवास के युद्ध में फ्रांस गायब हो चुके थे। पुर्तगाल पहले ही चला गया था। तो कहां पे कोई बचा? सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज तो बचे, और भारत की जो शक्तियां थी वो आपस में ही क्या नाम है भिड़े हुए थे। तो कहां पे उनको, और 1761 का आपको पानीपत का तीसरे युद्ध के बारे में पता होगा, जिसमें मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली उसको हरा देता है। तो ये सारी चीजें जो है ना एक तरह से चारों तरफ से बोलता ना कि किसी चीज की इच्छा करिए तो सारी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। तो वही चीज अंग्रेजों के साथ होती है कि सारी चीजें ना उनके फेवर में होती हुई चली जाती हैं। प्लासी का युद्ध जीता, अब फ्रांस यहाँ से गायब हो गए, डच यहाँ से गायब हो गए, यहाँ से आपके मराठा गायब हो गए, मुगल भी उतने क्या है कि मजबूत नहीं रह चुके थे, आपको भी पता है 1707 के बाद। तो ये सारी चीजें ना फिर 1764 के युद्ध के बाद सारी चीजें एकदम अच्छे से हो जाती है धीरे धीरे, फिर ये भारत पे अपना नियंत्रण स्थापित कर ही लेते हैं, आपको पता ही होगा। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उनका उद्देश्य क्या था ये बताना है। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना,
भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। बताइए इसका राइट आंसर बताइएगा। इंटरेस्ट बहुत आएगा अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपको लगे, आप सोचिए ना, आपको लगेगा कि अच्छा ये कारण था। जब आपको एक एक चीजें याद होंगी ना, आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म क्या था, गौतम बुद्ध कौन थे, आपको पता चलेगा कि महावीर स्वामी कौन था, आपको जब पता चलेगा कि हाँ पूरा पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण, अच्छा हमको आग की खोज ऐसे की गई थी, यानी कि हमको अपने बोल सकते हैं कि भूतकाल की चीजें, प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से वहां पे चीजें होती थी। ओके, तो ये बहुत मजा आने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। इसका राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। ये बता रहे हैं हाँ, इसका राइट आंसर जो है, भारत में राजनीतिक सत्ता को क्या नाम है कि अपनी सुदृढ़ करना था, अपनी राजनीतिक उसको सुदृढ़ करना था। भारत में शिक्षा को उठाना था। ये शिक्षा को उठाएंगे आपको लगता है? इन्हीं की वजह से तो आज की शिक्षा जो है ना वो गर्त में जा रही थी। और भारत की जो प्राचीन शिक्षा है ना, अगर आप देखेंगे जो क्या नाम है कि शिक्षाएं होती थी गुरुकुल वगैरह की ना, इतनी अच्छी होती थी, लोगों को क्या क्या ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारत जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि वैदिक साहित्य वगैरह में जो चीजें थी, फिर ये सारी चीजें जो है ना आपको पता है कि हाँ शिक्षा था उस समय। ओके, तो ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास थोड़ा सा ज्यादा भी हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद पिंकी जी। कहाँ पे गुरु नानक आए हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? अभी बता रही हैं आप? हाँ तो सी तो सही है ना, अभी क्यों बता रही हो आप? मीनाक्षी जी आपका आंसर अभी आ रहा है गुरु नानक। आप पीछे हैं क्या? ओ आप लाइव आइए, लाइव नहीं है आप मीनाक्षी जी मुझे लगता है। तो ये आप अभी पीछे 10वें नंबर पे चल रही हैं। तो गुरु नानक को तो हो जाएगा उसका राइट आंसर, वो तो सही है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन, कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे किससे पड़ी थी, यानी कि कब से भारत में आधुनिक शिक्षा, जो इस समय आधुनिक शिक्षा है ना, इसकी नींव कब पड़ी थी ये बताना है आपको। 1813 के चार्टर अधिनियम में, 1835 के मैकाले के मिंट में, 1882 के हंटर आयोग, 1854 का वुड के डिस्पैच से। आपको बताऊं मैं, जब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा ना, संवैधानिक इतिहास के बारे में, तो याद रखिए 1773 से लेकर 1947 तक एक एक चीज को मैं याद करवा दूंगा आपको। ओके, एक एक चीज को याद करवा दूंगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर बताइएगा सभी लोग। सभी लोग लाइक करते हुए चलेंगे क्लास को। इसका बताइएगा, सभी लोग बताएंगे इसका। बी बता रहे हैं सभी लोग, बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है, सही है। सब लोग बी बता रहे हैं, बी तो सही होगा ना। अच्छा बी बता रहे, नहीं नहीं मीनाक्षी जी, आप क्या नाम है ना, आप पीछे हैं, लाइव नहीं है, जिसकी वजह से आपको 10वें नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। आप जब लाइव आ जाएंगी तो आपको 15वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? देखिए अगर हम बात करें, आपको पता होगा एक व्यक्ति होते हैं वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। इन्होंने क्या किया था, 1781 में ना एक मदरसा स्थापित किया था। बंगाल में मदरसा की स्थापना किया था, मदरसा की स्थापना किया था 1781 में, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, 1781 में मदरसा की स्थापना किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। और आपको शायद पता हो कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम जोन्स। ये भी उस समय क्या नाम है कि उस समय भी वारेन हेस्टिंग का यहाँ पे गवर्नर थे, विलियम जोन्स। ओके, ये भी ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद एक और आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट में ना शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी की गई थी। शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी की गई थी। ये सारी चीजें शिक्षा से संबंधित धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले 1781 से मदरसा की स्थापना से स्टार्ट होता है, और 1800, इसका जो आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले का जो मिंट था, उसमें अंग्रेजी शिक्षा को, आपको पता है कि जो
देसी शिक्षा को अपनाया जाए या अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया जाए, उसके संबंध में एक विचार ये रखते हैं ये सारी चीजें। तो अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए जो आज की आधुनिक शिक्षा को बात की जाती है, इसी में बात किया गया था 1835 के मैकाले के मिनट में। ओके, इसका ध्यान दीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि अंग्रेजों की ना, जो ब्रिटेन की एक बोल सकते हैं कि लाइब्रेरी की एक जो ड्रॉ होता है ना, उसकी एक पुस्तक ना, एक अलमारी की पुस्तक जो है वो पूरे भारत के साहित्य के, पूरे भारत के किताबों को, पूरे भारत के उसके बराबर भी नहीं है। ओके, ऐसा इन्होंने बताया था। किसने बताया था? मैकाले ने बताया था। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए 15 क्वेश्चन था, बट मुझे उम्मीद है कि ये 15 क्वेश्चन लगभग लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस के बराबर थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं, कमेंट जरूर किया करिए क्लास एंड होने के बाद। चलिए, हम लोग अब मिलेंगे कल वाली क्लास में, यानी कि यही नियमित समय पे 10 बजे। सभी लोगों का बहुत